तो कहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, एक बार कंफर्म करिए। रूल नंबर 14, अभिजीत जी, मंदाकिनी, सुमन, चलिए ठीक है। तो हम लोग रूल 14 पे आ जाते हैं और वहाँ से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। आप लोग रिवाइज किए थे एक बार भी घर पे रूल 14 तक? घर पे रिवाइज किए थे किसने किसने? ऑन्स, अभिजीत जी, और बाकी लोग नहीं? यस, अंशु। चलिए, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उससे काफ़ी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रदीप जी कोई बात नहीं, आप वीडियो देखे थे क्या प्रदीप जी? जो हम वीडियो आपको लिंक शायद आपको शेयर किए होंगे जीएफआर का। होमवर्क कर लिए, बहुत बढ़िया ज्ञानेंद्र जी, अच्छी बात है। तो अगर आप पहला वाला वीडियो देख लेते तो आपको थोड़ा और आसान होता। अदरवाइज आप देख लीजिएगा, कोई चिंता करना ही है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकेंड क्लास है, 14 रूल तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पर आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये सारा रूल जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप फ्रेश स्टार्ट हम लोग यहाँ से ही आपके लिए करेंगे, मान लो। और आज ये क्लास ख़त्म होने के बाद आप प्रीवियस वाला देख लीजिएगा। अरे सीसीएस सीपी रूल कब हम होम टास्क दिए थे? हम कंप्यूटेशन में पेंशन रूल थोड़ा ही दिए थे, या फिर हम पेंशन रूल बोले थे पढ़ने के लिए मंदाकिनी जी? सीसीएस सीपी रूल पेंशन रूल पढ़ने के लिए बोले थे, है ना? चलिए, अच्छा टास्क भी एक दिए थे, टास्क वो वाला नहीं दिए थे, टास्क दिए थे आपका सीसीएस सीसीए का। हम लोग जो लिमिट रहता है, टाइम लिमिट रहता है, वो पढ़ने के लिए मैं दिया था, है ना? चलिए, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं ना, जीएफआर वाला पोर्शन थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जितना हो सके, ज़रूरत होगा कल हम लोग हो सकता है दिन में 2 क्लास भी कर सकते हैं, देख लेंगे आज के क्लास के बाद। दिन में मेरा जो इच्छा है, अगर संभव होगा दिन में एक आधा घंटा 1 घंटे का हम लोग क्लास कर लेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन रिवाइज और पेंशन जो रिवाइज आप लोग किए हैं उसको एक बार कल हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आज भी मैं पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन कल भी मैं पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से आप ही लोग पढ़ लीजिएगा, और जो जो उसका डाउट भरा सवाल रहेगा उसको आप व्हाट्सएप में हमको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज उसको समाप्त कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन बैंक ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल है, वो आप लोग कर पाइएगा, अदरवाइज बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 15। 14 तक हम लोग पढ़े हुए थे। मैं एक बार जो ख़त्म हम लोग किए थे पहले उसको एक बार समाप्त करते हुए आप लोगों से कुछ सवाल पूछा जाएगा अभी फ़िलहाल, जो जीएफआर का प्रीवियस क्लास से रिलेटेड रहेगा। फटाफट पब्लिक चैट में जवाब देना है, ठीक है। पहला सवाल का जवाब दीजिए, पहला सवाल का जवाब दीजिए, जीएफआर में जनरल सिस्टम ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, जनरल सिस्टम ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में कौन सा चैप्टर में बताया गया? बिल्कुल, चैप्टर 2 जो है इसमें इसके बारे में बताया गया है। अच्छा बताइए, कहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया गया? चलिए, इसका भी सही जवाब सबने दे दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही 2 चैप्टर, है ना? तो फटाफट जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने फटाफट जवाब दे दिए। अब आगे आते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हम लोग देखे थे जिस आर्टिकल पे बोला गया था कि अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा? अकाउंटिंग शैल बी डन इन अकॉर्डेंस विथ सच जनरल ऑर्डर और स्पेशल रूल्स। कौन सा केस में? जहाँ पे कोई भी पैसा हम रिसीव करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट मनी हम जो है रिसीव करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसा रिसीव करते हैं, तो कौन सा आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया, प्रावधान दिया गया, है ना? कि ऑल मनी इज रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शैल बी ब्रॉट इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। और इस गवर्नमेंट अकाउंट में लाने के लिए जो अकाउंटिंग का प्रोसीड्योर रहेगा, इसके बारे में जो जनरल और स्पेशल ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल के तहत इशू किया जाता है? 150 एंड 283 का 1, बहुत बढ़िया, 183 एंड 2 150 150 एंड 283 का 1। अच्छा बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 266 के 2 में किसके बारे में बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 के 266 के 2 में किसके बारे में बताया गया? डेवलप पब्लिक अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, तो कंटीजेंसी फंड के बारे में कहाँ पे बताया गया? कंटीजेंसी फंड
267 का एक बहुत बढ़िया, वेरी गुड उपाध्याय जी। 266 का वन में क्या बताया गया, ये भी जवाब दे दीजिए। आपका जवाब गलत था। 266 के वन में किसके बारे में बताया गया, लिखिए फटाफट से। कंटीजेंसी नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। कंटीजेंसी फंड कहाँ पे बताया गया, 267 में बताया गया, है ना। पहले कंसोलिडेटेड आएगा, फिर पब्लिक अकाउंट, फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना। चलिए आगे का जवाब देना है फटाफट से हम लोगों को। मान लीजिए डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट है या फिर अलग कोर्ट है ना। उनके पास जो पैसा रिसीव होता है, जो पैसा उनको पब्लिक को वापस नहीं करना होता है, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना होता है ना। तो वो क्या करता है बेसिकली, उस पैसे को क्या करता है, किस में जमा करना होता है। रवि सिंह बड़ा आलसी हो गए हैं आप, थोड़ा सा डिटेल्स में लिखिए। पब्लिक अकाउंट में जमा करना होता है ना। अच्छा, पब्लिक को वापस नहीं करना होता है ऐसा नहीं है। जो पैसा आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है, वो तो हम ये किए हैं। पब्लिक को अगर जमा नहीं करना होता है तो वो चला जाएगा, कौन सा फंड में चला जाएगा। मान लीजिए कोई पैसा अगर पब्लिक को वापस नहीं करना है, पब्लिक अकाउंट के मतलब पब्लिक को जाएगा। अगर पब्लिक को हमको वापस नहीं करना है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो आपका कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बताइए, द हेड ऑफ अकाउंट टू विच सच मनी शैल बी क्रेडिटेड एंड द विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम इट शैल बी गवर्न बाई, कौन सा रूल के तहत आपका गवर्न किया जाता है। ये जो पैसा हम लोग पब्लिक अकाउंट में डालेंगे अंडर रूल 8 का 1, इस पैसे को कौन सा हेड ऑफ अकाउंट में दिया जाएगा, कैसे उसको क्रेडिट किया जाएगा, कैसे इसको विथड्रॉल किया जाएगा, इसके बारे में कौन सा रूल पे बताया गया। गार 1990 एंड सीजीए 1983, सीजीए आरपी रूल, है ना। तो गार हो गया गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूलिंग 1990, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रूल 1983, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, आप जब हम लोग देखे थे मंथली अकाउंट और रिटर्न वगैरह हम लोग देखे थे कि एक स्टेटमेंट उनके पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट। तो जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको किसके पास से स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट मिलता है। ऑप्शन ए सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, ऑप्शन बी अकाउंट्स ऑफिसर, है ना। अकाउंट्स ऑफिसर से उनको ये मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, रूल 10 में हम लोग यही देखे हुए थे। फिर अच्छा, इन द डिपार्टमेंट इन विच द ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट शैल इशू रिसिप्ट इन विच फॉर्म, कौन सा फॉर्म में इसको इशू करना रहता है। बिल्कुल, गार 6 जो होता है उसमें इनको इशू करना रहता है। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 12 हम लोग देखे हुए थे, रूल 13 हम लोग देखे हुए थे। अब बताइए, गवर्नमेंट जो है, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेफ्ट आउटस्टैंडिंग विदाउट सफिशिएंट रीजन, इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया था। किसी ने बोला 13, रवि बोले 13, और किसने किसने बोला 13। एजम्पशन बेसिस पे मार रहा है ये लोग। हम बोले थे ना, मान लीजिए कोई पैसा आउटस्टैंडिंग है, उसका कोई सफिशिएंट कारण नहीं है, मतलब उस पैसे का 12 बज चुका है, तो कौन सा रूल में उसके बारे में बताया गया था, रूल नंबर 12 में उसके बारे में बताया गया था, है ना। रूल 13 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया, उसको समराइज करके लिखिए। क्या बताया गया था रूल 13 में, रूल 13 में क्या कौन सा इंपॉर्टेंट बात बताया गया था। एक्चुअल रियलाइजेशन, उसके पहले क्रेडिट मस्ट फॉलो एक्चुअल रियलाइजेशन, मतलब जब कोई पैसा हम किसी जगह पे क्रेडिट करेंगे तो इट शुड बी फॉलोइंग द रियलाइजेशन,
है ना। जैसे चेक के माध्यम से खाता खोल रहे हैं हम, तो चेक इनकैशमेंट होने के बाद ही हम मानेंगे कि वो पैसा हमको रिसीव हुआ है। काउंटर पे कोई बंदा चिट्ठी बुक कर रहा है, जब हमको वो पैसा कस्टमर देगा, है ना, जब हम रिसीव करूंगा उसके बाद ही हम उसको क्रेडिट करेंगे, मान लेंगे कि चलो हमको मिला है ना। तो ये फंडा याद रखना है, क्रेडिट मस्ट फॉलो नॉट प्रिसीड द एक्चुअल रियलाइजेशन। एक्चुअल जो रियलाइजेशन होता है, मतलब इनकैशमेंट बोल सकते हैं आप एक प्रकार का, तो जो एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ वो हमेशा होने से पहले पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इन एंटिसिपेशन ऑफ रियलाइजेशन आई विल क्रेडिट द अमाउंट, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जब क्रेडिट करेंगे तो कब करेंगे, पहले पैसा आएगा उसके बाद हम करेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए आप काउंटर पे बैठे हुए हैं, आपको डिपॉजिट करना है और कोई कस्टमर आया आपके पास डिपॉजिट करने के लिए, तो जब आप पैसा उनसे लेते हैं तो क्या पहले उनसे भाउचर लेते हैं, पिनाकल में पोस्टिंग करते हैं, फिर जाके पैसा लेते हैं, या फिर पहले आप पैसा लेते हैं फिर जाके पोस्टिंग करते हैं? बताइए तो, पहले क्या करते हैं? पहले आप पैसा रिसीव करते हैं कि नहीं? हम हमेशा पहले पैसा रिसीव करते हैं। तो जब आप काउंटर पे बैठे हुए हैं, आपने पैसा लिया, मतलब इट इज द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ द मनी, पैसा आपके पास आ गया। अब जाके आप बोल दो चलो अब तुम्हारे खाते पे हम चढ़ा दे रहे हैं, है ना, उसके बाद हम उसके खाते पे चढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट जो है इट इज फॉलोड बाय एक्चुअल रियलाइजेशन। याद रहेगा, क्रेडिट जो है ये एक्चुअल रियलाइजेशन जो है उसके बाद ही होगा, है ना। पहले पैसा मेरे खाता आएगा, खाते पे आएगा, गवर्नमेंट के खाते पे आएगा, फिर हम दिखाएंगे कि हाँ चलो मिल गया। ठीक है, चलिए, तो ये कहाँ पे बताया गया, ये बताया गया रूल 13 में। याद रहेगा, रूल 13 में इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, इसके साथ आज हम लोग कल क्लास कर लेंगे, पेंशन का जो ये रहेगा वो हम लोग रिवाइज करेंगे, साथ में सीसीए वाला भी रिवाइज करेंगे। इसके साथ मैं सोच रहा हूँ आप लोग ना पिनाकल का जो कमेंड है उसके ऊपर भी हम लोग, मैं आप लोगों को कमेंट कुछ दे दूंगा, डिफरेंट कमेंट जो एग्जाम पे पूछा जा सकता है, आईपी एग्जाम पे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। कल कितने बजे क्लास होगा, देखिए कल पूरी रात में हमको 4-5 घंटे का ही नींद हुआ है, तो कल तो हमको सोने का बहुत मन है। तो एक काम करेंगे, क्लास कल हम लोग 10:30 से 11:30 रखें, चलेगा टाइम बताइए? सुबह सुबह का बता रहा हूँ, सुबह का 10:30 से 11:30 रखता हूँ, मोटा मोटी 10 बजे तक सोएंगे, फिर आपका बिल्कुल 10 बजे तक मैं सोऊंगा, उसके बाद 10:30 से क्लास ले लेंगे। ठीक है, रात में भी क्लास रहेगा, 90% चांस है रात में भी क्लास रहेगा, अनलेस मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि संडे का दिन है, बहुत दिन से मूवी देखने का मन हो रहा है और मूवी कुछ देखे नहीं है ना, तो हो सकता है बाई चांस अगर भाग जाए, बट हम भागेंगे तो भी प्रयास करेंगे कि दिन में ख़त्म कर दे, रात में क्लास करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कुछ हो जाता है, क्लास रहेगा। ये वेस्ट टाइम का मतलब क्या हो गया गणेंद्र जी? अच्छा, वेस्ट का, ये वेस्ट का मतलब सच में वेस्ट का ही बोल रहे हैं? वेस्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए स्पेलिंग हम लोगों को सही करना है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 2 हम लोग देखे हैं, रूल नंबर 13। अब आते हैं हम लोग रूल 14, है ना। रूल 14 में क्या बताया गया, चलिए देख लेते हैं। तो बोला गया ये डिपार्टमेंट, यहाँ तक हम लोग देखिए रूल 13 तक जो देखे थे हमको, सिकंदर मूवी। चलिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, कौन सा वेब सीरीज़ देखा जा सकता है अच्छा हुआ है, या फिर कोई अच्छा मूवी का अगर आप लिंक देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में हमको भेज सकते हैं। ठीक है, 14 कंप्लीट हो गया था, चलिए 14 भी पताल लोग नहीं देखे हैं, चलिए फिर भी ज़्यादा खून खराबा पसंद नहीं है, फिर भी देखा जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी मूवी को छोड़ दीजिए। ग्राम चिकित्सालय शुरू किया हूँ, पहला एपिसोड हुआ है, अगला एपिसोड में आएंगे। अभी आ रहे हैं हम लोग रूल 15, रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड। तो रूल 15 में किसके बारे में बताया गया, तो बोला गया है रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड। अब यहाँ से आप याद करिए सीसीएस कंडक्ट रूल। सीसीएस कंडक्ट रूल में कहाँ पे
आपका बताया गया था सबलेटिंग के बारे में। रूल 15A में बताया गया था सबलेटिंग के बारे में। तो सबलेटिंग किसको करेंगे? मान लीजिए किसको आप भाड़े पे दीजिएगा, बिल्डिंग को दीजिएगा, है ना, लैंड को दीजिएगा। तो देखिए आप अगर चाहते हैं तो उससे थोड़ा कनेक्ट करके इसको भी याद कर सकते हैं कि 15A में था सबलेटिंग, तो GFR में 15 में मेरे पास बिल्डिंग आया, लैंड आया, और 15A में कंडक्ट रूल के तहत हमने उसको सबलेट कर दिया, है ना। तो ये रूल अगर आपको एग्जाम पे पूछा जाएगा, ये आप याद रख सकते हैं कि रेंट ऑफ बिल्डिंग और लैंड कैसे उसका फिक्सेशन होगा, कैसे उसको हम कलेक्ट करेंगे, ये जो डिफरेंट प्रोसीड्यूर है, कौन सा रूल फॉलो होगा, ये सारा आपका 15 में बताया गया। ठीक है, अब क्या क्या बोला गया? तो बोला गया when the maintenance of any rentable building when the maintenance of any rentable building is entrusted to a civil department। तो कोई भी रेंटेबल बिल्डिंग है जिसका मेंटेनेंस का काम किसी सिविल डिपार्टमेंट को दिया गया। कौन सा सिविल डिपार्टमेंट? तो बोला कि भैया जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है वो भी आपका सिविल डिपार्टमेंट ही है, बट यहाँ पे जो सिविल डिपार्टमेंट है दिस इज अदर देन द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो व्हेन द मेंटेनेंस ऑफ एनी रेंटेबल बिल्डिंग when the when the maintenance of a rentable building is entrusted to a civil department other than the central public works department, the administrator or the head of the department concerned shall be responsible for the recovery of the rent thereof। है ना। तो कोई बिल्डिंग अगर ऐसा है जिसको आपका क्या किया गया, रेंट पे दिया गया, जो बिल्डिंग किसको दिया गया रेंट पे, तो बोला गया आपका मतलब किसी ऐसा बिल्डिंग है जिसका मेंटेनेंस का काम, कोई ऐसा बिल्डिंग है जिसका मेंटेनेंस का काम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी दूसरे के पास दिया गया, ऐसा केसेस अगर है तो उस बिल्डिंग से जो कमाई होगा, जो रेंट मिलेगा, उस रेंट का रिकवरी किसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए। अभी अभी हम लोग देखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना। तो जो आपका कंसर्न जगह के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे या फिर जो मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा, दिस विल बी द ड्यूटी ऑफ देम, ये उनका ड्यूटी होगा। क्लियर है? तो ये आपसे सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लेता है। फिर बोला कि द प्रोसीड्यूर ऑफ असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट। अब उस रेंटेबल बिल्डिंग को जब हम रेंट पे देते हैं तो कैसे उसका असेसमेंट होगा कि कितना रेंट रिकवर किया जाएगा, है ना। एक मिनट प्लीज वेट करिए, तो दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा चलिए बाद में बात ये करते हैं। द प्रोसीड्यूर ऑफ असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एनी बिल्डिंग hired out will be regulated generally by the rules applicable to the buildings under the direct charge of सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो क्या बोला गया, ये जो डिफरेंट रेंटेबल बिल्डिंग जिसके बारे में हम लोग अभी बात किए हैं, अब ये जो डिफरेंट बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के लिए कितना रेंट आपका रिकवर किया जाएगा, उसका जो असेसमेंट होगा और उसका जो रिकवरी का प्रोसेस होगा, ये जो चीज है ये किस तरीके से गवर्न होगा। तो बोला जा रहा है ये जो रूल एप्लीकेबल है आपका किसके ऊपर, टू द बिल्डिंग्स अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट, है ना। वो प्रोसीड्योर यहाँ पे भी फॉलो होगा। द प्रोसीड्योर फॉर द असेसमेंट ऑफ and recovery of rent of any building hired out will be regulated generally by the rules applicable to building under the direct charge of central public department। अब फंडा क्या हुआ देखिए, ये केस में हमने क्या बोला था, हमने बोला था ऐसा कोई अगर केसेस है जहां पे कोई एक बिल्डिंग है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया, तो कोई सिविल डिपार्टमेंट को दिया गया था। सिविल डिपार्टमेंट, कौन सा सिविल डिपार्टमेंट? तो बोला गया अदर देन CPWD,
यहाँ पे अदर देन सीपीडब्ल्यूडी किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दिया गया था रेंट पे देने के लिए, उसका मेंटेनेंस वगैरह के काम के लिए दिया गया था। अब बोला जा रहा है ऑल्दो दिस डिपार्टमेंट इज मेंटेन्ड बाय सम अदर डिपार्टमेंट देन द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका मेंटेनेंस सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। पर बोला गया कितना रेंट रिकवरी होगा, उसका जो असेसमेंट होगा किस तरीके से होगा, तो बोला जा रहा है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के केस में जिस तरीके से ये सारा चीज फिक्स होता है सेम प्रोसीड्योर इनके केस में भी फॉलो होगा। ठीक है, तो भले ही वो डिपार्टमेंट वो बिल्डिंग जो है सीपीडब्ल्यूडी के अंडर में नहीं आ रहा है, बट द प्रोसेस ऑफ सीपीडब्ल्यूडी फॉर द असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ रेंट, रेंट को एसेस करना और रिकवरी करना, इस प्रक्रिया को सेम प्रोसीड्योर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बोला कि द डिटेल्ड रूल एंड प्रोसीड्योर, है ना। अब एक समअप कर दिया कि भाई तुम्हारा रेंट फिक्स करने का प्रोसीड्योर ये है। जैसे मान लो कि फेयर रेंट असेसमेंट कमिटी बनेगा, उस कमिटी जो है 3 लेवल का होता है, लेवल 1 का एफआरएससी, लेवल 2 का एफआरएससी, लेवल 3 का एफआरएससी, ये इस प्रकार से मान लीजिए होगा। और वहाँ पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि तुमको कितना आपको रिकवर करना है ना। तो ये कर दिया। अब बोला जा रहा है कि डिटेल्ड प्रोसीड्योर, है ना। यहाँ पे देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं, आप अगर बिल्डिंग पढ़े हो, है ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जैसे हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए हम लोग घर किराए पे लेते हैं। आप लोग देखें ना, बहुत सारा सब पोस्ट ऑफिस है जो आपका रेंटेड बिल्डिंग में चलता है। अब उस रेंटेड बिल्डिंग का रेंट कैसे फिक्स होता है, तो आप देखिए रेंटेड बिल्डिंग का रेट फिक्स करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया में जो डिफरेंट बैंक है, दूसरा पोस्ट ऑफिस है, उसका क्या रेट चल रहा है वो हम देखते हैं, कितना स्क्वायर फीट का है वो देखते हैं, है ना। ये सब देखते हुए फिर हम लोग एक रेट फिक्स करते हैं। फिर सर्टेन लिमिट के बाद अगर जाता है तो एफआरएसी का गठन होता है। अब मान लीजिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं याद रखने की सुविधा के लिए कि मान लो कि एफआरएसी का जो गठन होगा, सपोज फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, कि कितना हमको रेंट देना है, ये जो डिटर्मिनेशन के प्रोसेस होगा इसके लिए एक जनरल गाइडलाइंस, एक जनरल गाइडलाइंस क्या होगा, गाइडलाइंस दिया गया किसके द्वारा, बाय सीपीडब्ल्यूडी। तो जनरली जो गाइडलाइंस रहेगा, जनरल गाइडलाइंस जो रहेगा वो कौन देगा, सीपीडब्ल्यूडी देगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आया और बोला कि तुमको अगर रेंट पे देना है या फिर लेना है, उस केस में यू हैव टू फॉर्म एफआरएसी, फेयर रेंट असेसमेंट कमिटी। पर ये फेयर रेंट असेसमेंट कमिटी में हु विल बी द मेंबर्स, है ना। फिर मान लीजिए कितना आपका रेंट उसमें दिया जाएगा। इस प्रकार से जो डिटेल्ड गाइडलाइंस होगा, ये डिटेल्ड गाइडलाइंस कौन बनाएगा, तो बोला गया भैया डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है ना वो कंसर्न डिपार्टमेंट ही बनाएगा, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वही बनाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, इसी को समराइज किया गया यहाँ पे। बोला जा रहा है डिटेल्ड रूल एंड प्रोसीड्योर, है ना। एफआरएससी का आप देखिएगा वहां पे बोला जाता है हेड ऑफ द डिवीजन रहेगा, मान लीजिए एओ सिविल्स वगैरह जो रहते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर रहते हैं, फिर आपका एई सिविल रहते हैं, या फिर किसी जगह पे मान लीजिए कुछ जेई सिविल होता है। तो आपका कौन कौन रहेगा, हेड ऑफ द, आपको हेड ऑफ ऑफिस या डिविजनल हेड रहेगा, आपका एई सिविल रहेगा, या फिर मान लीजिए अकाउंटेंट के साइड से कोई रहेगा। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के केस में कौन रहेगा, ये हम ही डिसाइड करेंगे। तो डिटेल्ड रूल और प्रोसीड्योर जो रहेगा रिगार्डिंग द डिमांड एंड रिकवरी ऑफ द रेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड लैंड, ये कौन डिसाइड करेगा, तो बोला जा रहा है कंटेंट इन द डिपार्टमेंटल रेगुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ दैट बिल्डिंग, जो डिपार्टमेंट उस बिल्डिंग के चार्ज में है ये वो डिसाइड करेगा। फंडा क्लियर हुआ कि नहीं, देखिए 15 के भीतर बताइए, रूल 15 क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, डाउट रहेगा तो बताइएगा। आगे बढ़े, फटाफट से लिख दीजिए, आज हमारा गले का हालत बहुत खराब है। ठीक है, मतलब पता नहीं किसी कारणवश गला बैठ गया है, तो थोड़ा चिल्लाने में थोड़ा हल्का सा तकलीफ हो रहा है, तो
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 16। यहाँ पे क्या बताया गया, तो फाइन बताया गया। रूल 16 में क्या बताया गया, फाइन बताया गया। आप इस तरीके से याद कर लो कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसका एज है 16 साल। 16 साल के एज में इसने क्या किया, सेकेंडरी यानी कि मैट्रिक एग्जाम जो है वो पास कर गया। 16 साल के एग्जाम पे क्या होता है, मैट्रिकुलेशन पास करता है, मतलब 10th, है ना, मतलब 10th क्लास जो है पास करता है। अब क्लास 10 पास करने के बाद क्या होता है, आप बताइए। एक लड़के के साथ, लड़का हो लड़की हो जो भी है, सब लोगों को 2-3 को पंखा होता है, देखें हैं क्या, विंग्स वगैरह जो होता है, वो खुद को हीरो समझने लगता है कि मैंने मैट्रिक पास कर गया, हम हीरो हो गए हैं, है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, किसी के साथ हुआ है? मेरा तो पूरा एकदम वट लग चुका था मैट्रिक के बाद। किसका किसका ऐसे ही वट लगा था मेरे तरह, कोई है क्या? फटाफट से जवाब दीजिए, नींद नहीं आ रहा है तो। और कोई नहीं, नहीं है तो भाई ना ही बता दीजिए। दिखाई नहीं देता, फील होता है। चलिए, हमारे साथ बहुत लोग हैं, आकिब जी, ज्ञानेंद्र जी, अनश्वा जी, आपको नहीं हुआ, मयंक जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे एमटीएस का ऐसा हुआ था, है ना। चलिए, कुछ लोग मेरे साथ सहमत होंगे, कुछ लोग अगर सहमत नहीं होंगे तो हो सकता है घर पे आपका बच्चा जो है उनके साथ ऐसा हो रहा होगा, आपके बच्चे के साथ मत ना हो, बट ऐसा बहुत सारा केसेस है जहाँ पे होता है। तो मान लीजिए मैट्रिकुलेशन के बाद बच्चा जो है बाइक लेके निकल पड़ा, बाइक लेके निकल पड़ा और हेलमेट भी नहीं पहना था। तो ना उनके पास हेलमेट है, ना उनके पास लाइसेंस है। अब ये बंदा अगर रास्ते पे पकड़ा जाएगा तो इसको क्या लगने वाला है, ये अगर रास्ते पे पकड़ा जाएगा तो क्या लगने वाला है इसको, इसको फाइन लगने वाला है। तो 16 साल के उम्र में गड़बड़ कर दीजिएगा तो आपको क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो रूल 16 जो है वहां पे क्या बताया गया, वहां पे फाइन के बारे में बताया गया। याद रहेगा, रूल 16 में किसके बारे में बताया गया, तो वहां पे आपका फाइन के बारे में बताया गया। ये इसलिए मैं बोला हूं क्योंकि ये रूल नंबर ना बहुत बार पूछता है कि सीसीए रूल का, आपका सॉरी सीसीए जीएफआर का जो रूल 16 है, ये इसका कंटेंट क्या है, आपको याद रखना है इसका कंटेंट क्या है, फाइन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, देखिए बोला गया एवरी ऑथोरिटी हैविंग द पावर टू इम्पोज फाइन और रियलाइज ए फाइन शैल इंश्योर दैट द मनी इज रियलाइज्ड, ड्यूली चेक्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द ट्रेजरी और बैंक, है ना। तो बोला जा रहा है जो भी अथॉरिटी को ये पावर दिया गया कि वो किसी के ऊपर फाइन लगा सकता है, कोई भी अथॉरिटी जिसको ये पावर दिया गया जो किसी के ऊपर फाइन लगा सकता है और जो वो फाइन को ले सकता है, जो वो फाइन को ले सकता है, ये दोनों चीज जो कर सकता है उनको एक ड्यूटी दिया गया। क्या ड्यूटी दिया गया, बोला गया वो इंश्योर करेगा कि फाइन लगाने के बाद कि ये पैसा सच में रियलाइज हुआ है, मतलब ये पैसा गवर्नमेंट अकाउंट में आया है, मेरे पास आया है। साथ में वो ये चेक करेगा, ये इंश्योर भी करेगा जो पैसा उनके पास आया है उसको सर्टेन ट्रेजरी में या फिर बैंक में, जहाँ पे भी उनका खाता रहेगा, अकाउंट रहेगा, उस जगह पे उनको जमा करना भी सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा। ठीक है, तो एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू इम्पोज फाइन और रियलाइज फाइन। इम्पोज का मतलब होता है फाइन हम लगा दिए बट हम ले नहीं सकते, लेना वाला कोई दूसरा होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फाइन लगा सकते हो और फाइन आप रिसीव कर सकते हो। तो ये इंश्योर करना आपका काम है ना, कि जो पैसा आपने रियलाइज किया, आपको मिला, इट हैज़ बीन डिपोजिटेड इनटू द ट्रेजरी और बैंक, उसको ट्रेजरी और बैंक में जमा किया गया। अब साथ में बोला गया बहुत सारे केसेस ऐसा होता है जहाँ पे फाइन करने के बाद पता चलता है साला फाइन तो हमको करना नहीं था। जैसे जैसे कुछ दिन पहले का एक एग्जाम्पल था, एक बंदा था जो गाड़ी में जा रहा था, क्या कर रहा था, देखिए ड्राइंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुछ दिन से, ठीक है, ये गाड़ी में जा रहा था, ठीक है। अब गाड़ी में जा रहा था,
अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनके नाम पे एक चालान काट दिया गया। ऐसा बहुत जगह पे है ना कि देखिएगा, ओवर स्पीड होगा उसके लिए चालान काटा जाएगा, हेलमेट नहीं पहनिएगा उसके लिए चालान काटा जाएगा। अब ये बंदा जा रहा था गाड़ी में, अब क्या हुआ, इनके नाम पे एक चालान काट दिया गया, फाइन काट दिया गया। किस लिए? तो बोला गया ये हेलमेट नहीं पहना है इसलिए। अब बात समझ पा रहे हैं? जा रहा था गाड़ी में, बट सीट बेल्ट के लिए होता मान लेते, बट उसने क्या दिया कि भैया तुमको फाइन देना है बिकॉज आप हेलमेट नहीं पहने थे। अब गाड़ी के भीतर हेलमेट पहन के कौन सा महानुभव चलाता है गाड़ी? ऐसा आप में तो कोई नहीं होगा, हमको पूरा उम्मीद है। तो बताइए यहां पे पैसा उनको भरना है कि नहीं भरना है? ये बंदा को पैसा भरना है कि नहीं भरना है? नहीं भरना है। अब मान लीजिए नहीं भरा, तो हो सकता है पेनल फाइन लगा के इसके ऊपर और कर दिया जाए, है ना, कि तुमको गवर्नमेंट ने फाइन लगाया, तुमने पैसा दिया नहीं, चलो तुम्हारे खिलाफ दूसरा कार्रवाई करते हैं। तो ये जिस बंदे के ऊपर ये आया था, ये बहुत सज्जन आदमी थे। इन्होंने ये फाइन को जमा भी किया था और रिक्वेस्ट किया था कि ये पैसा हमको रिफंड कर दिया जाए, क्योंकि बाद में डिले हो जाएगा तो लेट फाइन वगैरह लगेगा। तो बोला कि ये पैसा हमको रिफंड कर दिया जाए, और ये अपना कार का फोटो देके कि भाई सीसीटीवी फुटेज देखिए इस दिन का, कि मैं उस टाइम पे कार पे था, बाइक में नहीं था, है ना। अब क्या हुआ, जिसने ये अमाउंट चार्ज किया था, फाइन लिया था, पैसा तो रियलाइज हो गया, बट ही और शी और दैट डिपार्टमेंट, है ना, जो भी आपका रहेगा, उनको क्या करना था, ये पैसा रिफंड करना था, है ना। तो कभी भी ऐसा केसेस अगर होता है कि हमको रिफंड करने का ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो कंसर्न लोग, कंसर्न अथॉरिटी क्या करेगा, रिफंड करने से पहले प्रॉपर वे में चेक कर लेगा। बोला कि एवरी अथॉरिटी हैविंग द पावर टू रिफंड फाइन, जिस भी सॉरी जिस भी अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो फाइन को रिफंड कर सकता है, रिफंड करने से पहले वो दो चीज चेक करेगा। क्या चेक करेगा? रिफंड करने से पहले वो दो चीज चेक करेगा। नंबर वन, एक्चुअल में वो पैसा जो है रियलाइजेशन हुआ है या नहीं, है ना, वेदर द अमाउंट हैज एक्चुअली बीन रियलाइज्ड और नॉट, एक्चुअल में गवर्नमेंट के खाते में वो पैसा आया कि नहीं, नंबर वन। दूसरा, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो डबल पेमेंट ना हो जाए, डबल ट्रिपल जो भी बोलिए। मान लीजिए पहले एक बार हुआ था कि मैंने ए को रिफंड कर दिया, फिर क्या हुआ, मैंने बी को रिफंड कर दिया, तो क्या हो गया, डबल पेमेंट, है ना। तो वो डबल पेमेंट ना हो, ये भी इंश्योर करना उनका काम है। तो एक तो पहले उनको देखना है कि पैसा रिसीव हुआ, फिर उनको देखना है कि डबल पेमेंट ना हो। इस सब के बारे में कहाँ पे बताया गया, रूल 16 पे बताया गया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आसान सा ही है रूल, इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस डिमांड्स। मिसलेनियस डिमांड्स ये क्या चीज है? तो मान लीजिए जब सारा चीज एक, मान लीजिए आप बोल सकते हैं किसी एक जगह पे कोई एक ऐसा फाइल है जहां पे आप लीव को डील करते हो, कोई एक ऐसा फाइल है, आप में से किसी ने सब डिवीजन में डिवीजन पे काम किया? कोई है तो एक बार बताइए। सीओ में किए हैं अनुशुआ जी, चलिए। बाकी आकिब जी किए हैं, गनंदर जी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। जिंटू जी आप डिवीजन पे काम किए हैं। अब मेरा मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कभी किसी एक ज़माने पे सब डिवीजन पे काम कर रहा था एज सब डिविजनल हेड के रूप में। अब मेरा फाइल मेंटेनेंस इस दुनिया का सबसे अच्छा, अभी पीएचडी में है अनुशा जी, कहाँ पे पोस्टिंग है एक बार व्हाट्सअप करिएगा हमको। पीएचडी रिलेटेड हमारे मन में बहुत सारा क्वेरीज वगैरह है, गुवाहाटी में है, चलिए बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए आपसे बहुत सारा बातें करना है बाद में, अभी नहीं, क्योंकि मैं एक टूर एजेंट भी हूँ ना, तो मेरा एक टीम जा रहा है आपका गुवाहाटी घूमने के लिए, ठीक है। तो उस संदर्भ में आपसे थोड़ा हम सजेशन मांग लेंगे, जरूरत होगा तो। अच्छा, तो क्या हुआ देखिए, मेरा जो फाइल मेंटेनेंस है वो दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट फाइल मेंटेनेंस था। क्योंकि नॉर्मली मैं देखा हूँ सारा लोग जीडीएस के केस में जाइएगा तो मान लीजिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का अलग कर दिया, लीव का अलग कर दिया,
आपका मान लीजिए एस्टेब्लिशमेंट का अलग कर दिया, अलग अलग फाइल मेंटेन करता था। मेरे केस में एक ही फाइल था। कौन सा फाइल कोई बताइएगा, कौन सा फाइल होगा मेरे पास जो हम रखे हुए थे? मिसलेनियस फाइल, वेरी गुड। जिसका कुछ नहीं है उसका मिसलेनियस है। और मिसलेनियस में हम क्या करते हैं, एक साथ में सारा चीज डील करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, एक साथ सारा चीज जो है डील करते हैं। एक साथ में क्या होता है, एक साथ होता है कि नहीं बताइए? एक साथ में 17 होता है। तो मिसलेनियस डिमांड्स के बारे में कहां पे बताया गया? मिसलेनियस डिमांड्स के बारे में कहां पे बताया गया? रूल 17 में बताया गया, क्योंकि यहां पे एक साथ सारा डिमांड्स जो है आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्चुअल में। ये तो हम याद रखने के लिए हम लोग किए, बट एक्चुअल चीज क्या है? तो बोला गया, द अकाउंट्स ऑफिसर शैल वॉच द रियलाइजेशन ऑफ miscellaneous demands of government not falling under ordinary revenue administration, such as contribution from state government, local fund, contractors towards other establishment charge। तो ये जो डिफरेंट चार्जेस है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से हमको कोई कंट्रीब्यूशन मिला, लोकल फंड से कुछ कंट्रीब्यूशन मिला, कॉन्ट्रैक्टर या फिर स्टैब्लिशमेंट के टुवर्ड जो डिफरेंट चार्जेस है, ये सारा चार्जेस जो है हमारा क्या हो गया, हमारा ये ऑर्डिनरी रेवेन्यू हो गया, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन को नॉर्मली मिलते रहता है। तो जो चीज ऑर्डिनरी आता है वो तो सब जानता है कि कहां से आ रहा है ना। जो चीज ऑर्डिनरी होता है, ऑर्डिनरी रेवेन्यू के भीतर आता है, तो वो हम जानते हैं कि ये हमको कहां से मिल रहा है। जो चीज ऑर्डिनरीली हमको नहीं मिलता है, जिसका कोई हेड नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, हम लोग उसको सीधा मिसलेनियस डिमांड जो है उसके भीतर भेज देते हैं। जैसे अनक्लासिफाइड रिसिप्ट होता है, वैसे ही मिसलेनियस डिमांड्स होता है। मतलब जिस डिमांड का, जिस रेवेन्यू का एक्चुअल फील्ड क्या है पता नहीं चल रहा है, उसको हम लोग मिसलेनियस डिमांड के भीतर डील करते हैं। और इस मिसलेनियस डिमांड का जो रियलाइजेशन है, ये कौन इसके ऊपर वॉच रखता है? तो बोला जा रहा है जो अकाउंट्स ऑफिसर होगा, he shall watch or she shall watch the actual realization of miscellaneous डिमांड। तो ये देखना किसका काम होगा? मिसलेनियस डिमांड आपका रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो ये आपका अकाउंट्स ऑफिसर का काम होगा। तो यहां से अगर आपको देखा जाए, दो सवाल आपको पूछा जा सकता है। यहां से अगर देखा जाए तो दो सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 1, चलिए फटाफट से काम करिए, मिसलेनियस स्पेलिंग लिखिए। मोबाइल का गलत यूज मत करिएगा, मतलब ऑटो करेक्शन में मत जाइए, जो आप लिखने में आ रहा है वही लिखिए। खतरनाक है, सब लोग सही से लिख रहे हैं कि मैं CLLANEOUS, बिल्कुल बहुत बढ़िया। शाहदेव जी, शिवानी जी, अभिजीत जी, ज्ञानेंद्र जी, MISCLLANEOUS, वेरी गुड। ये हम लोग जब CGL देते थे उस टाइम पे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता था, स्पेलिंग करेक्शन वगैरह आता था, उसमें मिसलेनियस का स्पेलिंग बहुत बार आता था। ये अच्छा है अक्षय जी। उसके बाद मिसलेनियस का स्पेलिंग देख लीजिएगा, कब क्या पूछ ले, जीवन में कोई गारंटी नहीं है। तो मिसलेनियस का स्पेलिंग क्या है? MISCELLANEOUS, है ना। तो ये स्पेलिंग नॉर्मली हम लोग बहुत गलत करते हैं, है ना। तो ये याद रख लीजिएगा मिसलेनियस का स्पेलिंग। तो आपसे सवाल वो स्पेलिंग नहीं पूछेगा, आपसे सवाल स्पेलिंग नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कौन सा वो रूल है जहां पे मिसलेनियस डिमांड्स के बारे में बताया गया। तो बताइए रूल नंबर क्या होगा फटाफट से? रूल नंबर 17, जहां पे एक साथ सारा डिमांड आएगा उसको हम लोग मिसलेनियस डिमांड बोलेंगे। फंडा क्या है? जो डिमांड ऑर्डिनरी नहीं है वही आपका मिसलेनियस डिमांड है। ऑर्डिनरी डिमांड के भीतर क्या क्या आता है? तो जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, लोकल फंड का कंट्रीब्यूशन है, आपका डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर से आता है, हमको स्टैब्लिशमेंट का डिफरेंट चार्जेस, ये सारा हम लोग ऑर्डिनरी रेवेन्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मानते हैं। इसको अगर छोड़ देंगे, डिफरेंट अदर्स जो डिमांड है वो अदर्स कैटेगरी में जो आता है उसको हम लोग मिसलेनियस डिमांड मानते हैं। एंड
हु शैल वॉच द रियलाइजेशन ऑफ मिसलेनियस डिमांड। ऑप्शन ए ऑडिट ऑफिसर, ऑप्शन बी अकाउंट्स ऑफिसर, ऑप्शन सी आपका मान लीजिए क्या बोलेंगे हम लोग, और भी, आइदर ए और बी, है ना। तो अकाउंट्स ऑफिसर, खाली ए ओ मत बोलिए, अकाउंट्स ऑफिसर याद रखना है, क्योंकि ऑडिट ऑफिसर भी ए ओ के भीतर आएगा, अकाउंट्स ऑफिसर भी आएगा। तो कंजूसी मत करिए, है ना, कंजूसी मत करिए, ठीक है। टाइप करने का आदत भी कंप्लीट डालिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इस मामले में मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, मैं पहले भी शायद बहुत बार बोला हूँ, अगर किसी को भी चिट्ठी बुक करना है, जब आप काउंटर पे बैठते हैं, गलती से भी ये शॉर्ट फॉर्म वाला यूज़ मत करिएगा। जैसे बंटी जी आप लिख रहे हैं ए ओ, मान लीजिए आपको चिट्ठी भेजना है प्रदीप जी को, है ना, आपने लिख दिए पी बी, आपने लिख दिए पी के, तो वो सब नहीं चलेगा, है ना। आपको पूरा लिखना है। इस चक्कर में हम बैरकपुर डिवीजन या वेस्ट बंगाल में कोई एक डिवीजन का सुने थे, लगभग 12,000 के आसपास रिकवरी हुआ था, है ना। क्योंकि जब हम फॉरेन में आर्टिकल भेजते हैं, आर्टिकल जाने से पहले उसका डेटा जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा बोलते हैं, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा का पहले ट्रांसफ़र होता है, फिर जाके आइटम का ट्रांसफ़र होता है। अगर आप सही से फॉर्म नहीं भरिएगा, ये रिकवरी आपके साथ भी हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ चलिए फटाफट और एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल एग्जाम पे बैरकपुर डिवीजन का ही मामला है। अच्छा, बैरकपुर डिवीजन से आप हैं, बढ़िया है ना। तो अगला क्या है, अब बोला जा रहा है, मैं जो बताना जा रहा था, अगर कोई फॉरेन आर्टिकल लेके कस्टमर आएगा, कोई दूसरा कस्टमर अदर देन द एक्चुअल कस्टमर, अगर एक्चुअल कस्टमर आया तो एक्चुअल कस्टमर से पैसा आपको क्या करना है, जो भी कस्टमर आएगा आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ ले लीजिए। अगर आप काउंटर पे बैठ के चिट्ठी बुक कर रहे हैं, उनसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ जो है वो ले लीजिए। अगर उनके बदले कोई दूसरा आया, जैसे अभिजीत जी बोल रहे हैं शत्रुघ्न जी को कि भाई मेरा चिट्ठी बुक कर दो, तो यहाँ पे शत्रुघ्न को भी अपना आईडी देना पड़ेगा और अभिजीत जी को भी अपना आईडी देना पड़ेगा, याद रहेगा। बिना ये दो आईडी का चिट्ठी बुक नहीं करना है फॉरेन के केस में। CN22 CN23 अलग होता है। CN22 CN का फुल फॉर्म क्या है बताइए, वो तो लेना है ही, वो दूसरा पर्पस है, वो आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ नहीं है। CN का फुल फॉर्म होता है कस्टम नरेशन, बोलता है या डिक्लेरेशन बोलता है, चलिए आप नरेशन, हम नरेशन भी याद रख सकते हैं, जितना हम जानते हैं कस्टम डिक्लेरेशन बोलता है, और डिक्लेरेशन का ही लास्ट वाला एन उसमें आता है ना। तो यहाँ पे जो सवाल है, CN22 कब यूज किया जाता है, कौन बताएगा, व्हेन टू यूज, कब यूज किया जाएगा CN22, बिलो 300 SDR, है ना। बिलो दिया गया था या अप टू, ये एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। एक्चुअली ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, 300 के नीचे रहता है, चलिए आप बोल सकते हैं 300 के नीचे रहेगा तो आपका CN22 होगा, उसके ऊपर चला जाएगा तो आपका CN23 होगा, है ना। SDR का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से पब्लिक चैट में लिख दीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे स्पेशल ड्राइंग राइट, वेरी गुड शुभेंदु जी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रूल 18, आगे आते हैं हम लोग रूल 18। रूल 18 पे क्या बताया गया, रेमिशन। रूल 18 पे बताया गया REMISSION, रेमिशन ऑफ रेवेन्यू। रेमिशन ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेमिशन ऑफ रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू का देखिए, हम यहाँ पे सर्च किए रेमिशन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो भाई साहब बता रहा है हमरा, वो बता रहा है रिडक्शन, कैंसिलेशन, रिलैक्सेशन, है ना। कौन सा केस में, जैसे कोई पेनल्टी किसी के ऊपर किया जा रहा है कि भाई तुमको इतना पैसा देना है, और हमने बोला कि ना चलो तुमको पैसा नहीं देना है, मैं तुमको माफ कर दिया। द प्रिजनर वॉज ग्रांटेड रेमिशन फॉर गुड बिहेवियर। उनको क्या किया, पनिशमेंट दिया जा रहा था, मान लीजिए 5 साल का दिया जा रहा था, अब 2 साल का सजा कम कर दिया गया, ये क्या बोलेंगे, रेमिशन। वेव ऑफ करना, माफ कर देना कि भाई चलो तुमको पैसा देना था, मान लीजिए टैक्सेशन के केस में किसी को 50 रुपए जो है वापस करना था, अब हमने क्या किया, बोला ना चलो तुमको नहीं देना है, छोड़ दो,
ये क्या हो गया, रेमिशन हो गया, मतलब वेव ऑफ करना, है ना। तो बेसिकली आप याद रखिए, अब रिलैक्सेशन ये सब भी आप याद रख सकते हैं। तो रिमिशन ऑफ रेवेन्यू क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्लेम टू रेवेन्यू शैल नॉट बी रेमिटेड और अबंडोन्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन नहीं रहेगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे, रिमिशन नहीं करेंगे। रिमिशन का मतलब रिडक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, माफ करना, ये सारा चीज नहीं होगा। याद रहेगा, जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी का आपका सैंक्शन नहीं रहेगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे, रिमिशन ऑफ रेवेन्यू नहीं करेंगे। मतलब रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, किसी से भी हमको कुछ पैसा मिलने वाला था, जो पैसा हमने माफ कर दिया कि चलो तुमको नहीं देना है, तो ये बात आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको ये बोला ना जाए। याद रहेगा, तो ये बात हमको याद रखना है। कुछ है नहीं इसमें, छोटा सा ही रूल है, खास कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 19, जहां पे बोला गया एनुअल स्टेटमेंट सबमिशन। ये रूल में, ये रूल से एक सवाल आपके एग्जाम पे आएगा, 100% आएगा। देखिए हम कितने अच्छे तरीके से आपके लिए यहाँ पे 2 लिखे, सच में ये पूछने वाला है ना, सच में ये पूछने वाला है। क्या सवाल आ रहा आएगा यहाँ से, तो यहाँ से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जो कोई भी रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो यूनियन टेरिटरी के केस में उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, इन सब के लिए बोला गया कि भैया तुमको एक एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना है। तुमको क्या करना है, एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना है कि तुमने ये रूल 18 में कितना रेमिशन किया, कितना अमाउंट को माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, अबंडोन कर दिया, इसका स्टेटमेंट तुमको सबमिट करना रहेगा। अब बोला गया एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट करने का जरूरत नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। एक मिनट, हाँ भाई, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको बोला गया भैया तुमको स्टेटमेंट सबमिट नहीं करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को बोला गया। क्यों बोला गया बताइए तो, आपको क्या लगता है क्यों बोलेगा? कारण ये है, दुनिया में सारा डिपार्टमेंट रेवेन्यू को रेमिशन अबंडमेंट कर सकता है, छोड़ सकता है, केवल एक डिपार्टमेंट है जो कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कभी कुछ नहीं छोड़ता है, सारा चीज रिकवर करके ही छोड़ता है। जिस कारण से हमारे यहाँ पे मान लीजिए, आसान तरीके से याद रखने के लिए आप मैं बता रहा हूँ, आप मान लो कि हमारा डिपार्टमेंट जो है कभी किसी को कुछ नहीं छोड़ता है, जिस कारण से उनको रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देखिए क्या बताया गया, उसी को यहाँ पे क्लियरिफाई किया गया, डिटेल्स में बताया गया कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अदर देन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट शैल सबमिट एनुअली, सबमिट जो एनुअल स्टेटमेंट है इसको एनुअली उनको सबमिट करना रहता है। कब? बाय 1 जून, ऑन द 1 जून टू द ऑडिट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न, है ना। तो देखिए इसके भीतर 3-4 सवाल आपका आ रहा है। क्या क्या सवाल आया? नंबर 1, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, है ना। एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करने का डेट कौन सा है, फटाफट से लिखिए पब्लिक चैट में, 1 जून, है ना। अरे एम्प्लॉय से भी पैसा लेता है? नहीं, एम्प्लॉय से ही लेता है, पहले एम्प्लॉय से लेता है ना। हम लोग पहले अपने आदमी से लेते हैं, बाद में दूसरे के ऊपर जाते हैं। तो 1 जून जो रहेगा, जो 1 जून रहेगा उसमें हमको क्या करना रहता है, एनुअल स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। अब सेकेंड सवाल आपसे पूछेगा, सेकेंड सवाल क्या पूछेगा, बोलेगा ये स्टेटमेंट जो है आप किसको सबमिट करोगे? आंसर क्या होगा बताइए। देखिए दोनों एओ, आप इसको याद रख सकते हैं, किसको सबमिट करेंगे, 2AO को सबमिट करेंगे। 2A मतलब क्या हो गया, इसके भीतर ऑडिट ऑफिसर भी आएगा, इसके भीतर अकाउंट्स ऑफिसर भी आएगा। तो डेट ऑफ सबमिशन हो गया 1 जून, किसको भेजेंगे,
2AO मतलब ऑडिट ऑफिसर भी और अकाउंट्स ऑफिसर भी। ठीक है, अब अगला बात बोला गया, क्या बोला गया? द स्टेटमेंट शोइंग द रेमिशन ऑफ रेवेन्यू, statement showing the remission of revenue and abandonment of claim of revenue of value 1000 and more। अब ये जो स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? तो बोला जा रहा है डिफरेंट जगह पे हमने रूल 18 पे हमने क्या देखा था? रेमिशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में। तो ये रेमिशन ऑफ रेवेन्यू या फिर अबंडनमेंट ऑफ रेवेन्यू, यहाँ पे जो 1000 से ज़्यादा अमाउंट को, बड़ा अमाउंट को मैंने रिमिट कर दिया, बोला गया भैया उसका रिपोर्ट दो। 1000 के नीचे होता, हम मान लेते कि छोटा अमाउंट है, हम उसके लिए रिपोर्ट नहीं मांगते, बट तुमने 1000 से ज़्यादा अमाउंट को माफ कर दिया, तो किस कारण से माफ किया तुमने, ये चेक करने का अधिकार तो हमारा डिपार्टमेंट को है, एडमिनिस्ट्रेटर को है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को है। जिस कारण से यहाँ पे इनको शो करना रहेगा कौन सा रेवेन्यू को इन्होंने रेमिशन किया, रेमिट किया। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा ना हो कि गड़बड़ में मान लीजिए लाखों रुपए रिमिट कर दिया, माफ कर दिया, है ना। फिर बोला जा रहा है इंडिविजुअल रेमिशन बिलो 1000 रुपी, individual remission below rupees 1000 need not be included in this statement। तो जो 1000 का नीचे का अमाउंट रहेगा ना रेमिनेशन का, वो बोला जा रहा है इस रिपोर्ट में देने का कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो सवाल में याद आए, क्या क्या याद रखना रहेगा कि स्टेटमेंट कौन कौन भरता है। 1000 तक छोड़ देंगे, 1000 नहीं, 1000 के नीचे तक ध्यान दीजिए, 1000 एंड मोर। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, एक अमाउंट है 1000, वेदर दिस विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ सबमिशन और नॉट। बताइए, जवाब दीजिए, नहीं तो अर्नब जी को मैं, अर्नब जी के तुम्हारा मतलब अर्नब जी जो है कोई एक रेपुटेड आपका ये में, तो उनके जैसे मैं बोलूंगा नेशन वांट्स टू नो, प्लीज टेल मी whether 1000 rupees will be included in the statement or not, the nation wants to know। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आपने, ये जवाब को हमको इंक्लूड करना है। 1000 के भीतर नीचे अगर रहेगा दैट नीड्स नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस, बट 1000 अगर मतलब एक्सीड क्या पहुंच गया, 1000 मिनिमम हो गया, 4 डिजिट में मैं पहुंच गया, उसको हमको क्या करना रहेगा, उसको एनुअल स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे नेशन डिड नॉट वांट टू नो, यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर जो है दे वांट टू नो कि भाई ने तुमने कैसे इसको आपका रिमिट कर दिया। क्लियर है? याद रहेगा, है ना। तो देखिए रूल 18 में हम आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 999 तक माफ है, उसके बाद होगा तो साफ है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, 18 साल जब किसी का हो जाता है उसको बहुत सारा छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। क्या मिलता है? रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है। कब मिलता है? जब वो बंदा एडल्ट हो जाता है ना, 18 साल का हो जाता है। तो आप याद कर लीजिए 18 साल का हो जाएगा ना तो बहुत सारा आपका रेमिशन दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसलिए जीएफआर के रूल 18 में रेमिशन के बारे में बताया गया। और रेमिशन जब तुम कर रहे हो, 1000 अगर एक्सीड हो गया, 1000 अगर पहुंच गया, है ना, 1000 एंड मोर अगर हो गया, दिस हैज टू बी रिपोर्टेड, है ना। अब यहाँ पे पहला सवाल है, रिपोर्ट कौन कौन करेगा? तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेगा आपका, और कौन कौन करेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हमने देखा, और बताइए कौन कौन करेगा रिपोर्ट? एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेगा, क्या क्या देखा हमने अभी, है ना। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो करेगा। और ये रिपोर्ट जो है कब तक करेगा, पहले बताइए, ये रिपोर्ट जो है कब तक करेगा? 1 जून तक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 सवाल, ये 2 सवाल अगर सुन लीजिएगा, अगले साल आईपी एग्जाम के बाद हमको बोलिएगा कि सर एक क्वेश्चन मिल गया है। नंबर 1 ये 1 जून, इसको याद कर लीजिए। नंबर 2 1000 एंड अबव, ये 2 याद कर लीजिए, बाकी कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से 1 या 2 सवाल मिल जाएगा खाली इस पेज से,
नहीं आएगा ना तो हमारा नाम बदल देंगे, बट उसके पहले आप हमको पकड़ लीजिए, फिर न बोलेंगे, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल 20। रूल 20 क्या बता रहा है? बोला जरा, द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर में मेक रूल defining the remission and abandonment of revenue for the purpose under rule 19। अब बोला जा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको बोला गया था कि 18 के तहत कि आप सर्टेन जगह पे क्या कर सकते हैं, रिमिशन वगैरह आप कर सकते हैं ना। 18 पे हमने देखा ए क्लेम टू रेवेन्यू शैल नॉट बी रेमिटेड अनलेस इट हैज बीन सैंक्शनड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कब सैंक्शन करेगा? जब उस डिपार्टमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट ऑफ रूल रहेगा कि मान लो कि ये अगर हो जाएगा तो रिमिट कर देना। जैसे जैसे अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आइए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहां पे आप देखिएगा, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट पीओ गाइड पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, अभी इस बार तो हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, पीओ गाइड पार्ट 1 में पढ़ा था कि सर्टेन एक कलेक्शन रहता है आपका, शायद कुछ 10 रुपए के तहत। जैसे जैसे मान लीजिए ए है, ए ने क्या किया, बी को चिट्ठी भेजा, किस लिए? टू एनॉय हिम, टू एनॉय हिम। कोई बंदा अगर किसी दूसरे को परेशान करने के लिए चिट्ठी भेजता है उस जगह पे, अब नॉर्मली क्या हुआ, मान लीजिए ए जो है इसके द्वारा बी को चिट्ठी भेजा जा रहा था, और क्यों? क्योंकि ए चाह रहा था कि बी को हम परेशान करेंगे, एकदम बर्बाद करके छोड़ेंगे, है ना। अब इसने क्या किया, सारा जो है अनपेड आर्टिकल, अनपेड आर्टिकल को बुक किया ए से बी के पास। अब देखिए, जब ए से बी के पास जा रहा है तो मान लीजिए बी को क्या करना है, अगर वो डिलीवरी लेना चाहता है तो वो क्या करेगा, पैसा पे करेगा और डिलीवरी करेगा। अब ऐसे पैसा बंदा ने पे कर दिया, डिलीवरी लिया, और फिर देखा अंदर कुछ है ही नहीं, फोकट में परेशान करने के लिए उसको दिया हुआ है। तो ऐसा बहुत सारा केसेस हो सकता है जहाँ पे एक दूसरे को परेशान करने के लिए चिट्ठी भेजता है ना। ऐसा केस में एग्जैक्ट अमाउंट हमको याद नहीं आ रहा है, हम लोग पीओ गाइड पार्ट 1 पढ़ेंगे तो देखेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट को या फिर पोस्ट मास्टर को पावर दिया गया था कि मान लीजिए 10 रुपए तक का अमाउंट जो है आप रेमिशन कर सकते हैं, मतलब माफ कर सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं। अब ये जो 10 रुपए तक का अमाउंट को रिमिशन करने का बात मैं बोला हूं, एग्जैक्ट रूल के ऊपर भरोसा मत करिए, रूल हमको याद नहीं है, बट कंसेप्ट को समझिए। ये जो रूल कौन बनाया, ये जो हमको बोला कि आपका ये मान लीजिए कि 10 रुपए का होगा तो छूट दिया जाएगा, ये कौन रूल बनाया? ये रूल हमारा डिपार्टमेंट ने बनाया, डिपार्टमेंट ने बनाया। तो बोला जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर में मेक रूल्स डिफाइनिंग द रिमिशन एंड अबंडनमेंट, कि कौन सा ग्राउंड पे वो अपने डिपार्टमेंट के भीतर ये रिमिशन देगा या फिर अबंडनमेंट करेगा। अबंडनमेंट का मतलब होता है परित्याग करना, है ना। अबंडनमेंट का मतलब होता है परित्याग करना। जैसे आप ट्रेन से अगर कभी जाइएगा, जैसे बहुत सारा रेलवे का क्वार्टर में देखिएगा लिखा हुआ है अबंडन्ड, मतलब इसको परित्याग किया गया, यहाँ पे रहने लायक नहीं है। तो कोई किसी से अगर कोई रिकवर नहीं होने वाला है, कोई अमाउंट ऐसा है कि कुछ भी हो जाए, मारो पीटो, उनसे ये रिकवर नहीं होने वाला है। बहुत सारे केसेस होता है जहाँ पे उसको अबंडनमेंट कर दिया जाता है, अबंडन कर दिया जाता है। तो कौन सा ग्राउंड पे, सुरेश जी बंद कर लीजिए भाई वीडियो और ऑडियो, कौन कौन सा ग्राउंड पे हम उसको रिमीट करेंगे, अबंडनमेंट करेंगे, ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो है फिक्स करेगा। कहाँ पे बताया गया? रूल 20 में बताया गया, याद रहेगा, 18, 19, 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग रूल 21। फिर से 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए। सीधा सवाल पूछेगा, स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी, इसके बारे में कौन सा रूल पे बताया गया? स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? रूल नंबर लिखिए फटाफट से, दिखाई दे रहा है फिर भी लिखिए। अनसुआ जी, गनेंद्र जी, अकीब और मंदाकिनी, शांतनु,
सुधाकर, वेरी गुड। रूल 21 में बताया गया स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी थी। अब देखिए फंडा क्या होता है। देखिए याद तो हम लोग कर लेंगे क्या चीज़ है, कंसेप्ट बिल्कुल आसान है, बट पहले कैसे याद रखेंगे हम इसको। तो हमारे जब शादी का एज क्या है, शादी का एज क्या होता है, शादी का एज रूल आपका 21 है नॉर्मल, 18-21 मेनली हम मान लेते हैं 21 साल हमारा शादी का एज है। अब जब शादी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का या किसी आदमी का, किसी पर्सन का हो जाता है, उसके पहले तक उनको पैसे का अहमियत मालूम नहीं होता है, बट जब वो शादी करता है तो सारा फिनेंशियल मैटर्स उसके दिमाग में घूमते रहता है कि कैसे हम ये करेंगे, घर बनाएंगे, कैसे हम घूमने जाएंगे, कैसे बच्चे को ये करेंगे वो करेंगे। तो शादी हो गया मतलब आपके ऊपर आ गया फिनेंशियल प्रोप्राइटी। शादी हो गया मतलब आपके ऊपर क्या आ गया, फिनेंशियल प्रोप्राइटी आ गया, जिस कारण से फिनेंशियल प्रोप्राइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया, रूल 21 में बताया गया। याद रहेगा क्या बोला गया यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी में, बहुत आसान है। बोला गया एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथोराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक मनी शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी। हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो इनकार करता है, इनकार का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को प्रपोज किया उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ, ये इनकार के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये इनकार का मतलब होता है खर्चा करना, है ना। इनकार किया है मतलब खर्चा किया है, और जो खर्चा नहीं करता है उसी को सब इनकार करता है। तो याद रखना है एवरी ऑफिसर हु इज इनकरिंग मतलब खर्चा कर रहा है, और ऑथोराइजिंग मान लीजिए ए ने खर्चा किया, बी ने उसको ऑथोराइज किया, तो यहाँ पे दोनों को इसके लिए लायबल बनाया गया, यहाँ पे दोनों को इसके लिए लायबल बनाया गया। क्या बोला जा रहा है, एवरी ऑफिसर हु इज इनकरिंग और ऑथोराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी, पब्लिक मनी से जो खर्चा किया जाता है या फिर जो उसको ऑथोराइज करता है, both should be guided by high standard of financial propriety, है ना। जैसे जैसे प्रोप्राइटर होता है, आप देखिएगा बड़े बड़े दुकान का मालिक होता है, तो मालिक को क्या होता है, भले ही नौकर को कुछ फर्क नहीं पड़ता दुकान का तरक्की हो या ना हो, पर मालिक को फर्क पड़ता है ना। तो आप अगर किसी पैसे का प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो पैसा जब आप खर्चा करते हैं तो आपको फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी के पास बहुत पैसा है, उड़ाने का मजा ही कुछ और है। मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, फिर भी उड़ाने में बहुत मजा आया। और आज के दिन में मैं इतना कंजूस हो गया हूं ना, मैं एक अंडा लाता हूं ना तो उसको 3 बार काट के सुबह में 1/3, दोपहर में 1/3 और रात में 1/3 खाता हूं। क्यों खाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर फिनेंशियल प्रोप्राइटी जो है कूद कूद के भरा है, इसलिए हम एक अंडे को 3 बार खाते हैं। बट यही मेरा पापा का अगर होता तो मैं पहले ऑमलेट जो है ना 3 अंडे का खाता, क्योंकि उस टाइम पे पापा को लाना पड़ता, तो मेरे अंदर फिनेंशियल प्रोप्राइटी नहीं था। याद रहेगा रूल 21 में किसके बारे में बताया गया, फिनेंशियल प्रोप्राइटी के बारे में। और यहाँ पे क्या बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी गवर्नमेंट का ऑफिसर पैसा खर्चा कर रहा है और जो उसको सैंक्शन कर रहा है, दोनों हाई स्टैंडर्ड ऑफ फिनेंशियल प्रोप्राइटी के द्वारा गाइडेड होना चाहिए। अब बात आता है कि भैया ये प्रोप्राइटी प्रोप्राइटी कहाँ चीज़ है, खाते हैं सर पे लगाते हैं क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्या बताया गया इसके भीतर। तो बोला जा रहा है कि एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money। जैसे जैसे मान लीजिए हमको कोलकाता से जाना रहता है भुवनेश्वर, ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या किया, एक कार हायर किया, है ना। अब मान लीजिए कोलकाता से भुवनेश्वर में कार हायर किया और हमसे इन्होंने 10,000 रुपये मांग लिया कि भाई चलो आपको 10,000 रुपये देना होगा, और हम बोलेंगे नहीं मैं तुमको 10,000 नहीं दूंगा, मैं तुमको 5,000 दूंगा।
बट यही अगर सरकारी पैसा होगा, मैं बोलूँगा 10,000 का है ले रहा है भाई, 20,000 ले ले, हमारा थोड़ा ही कुछ जा रहा है, तो गवर्नमेंट का जा रहा है। तो ये फंडा क्या हुआ, ये सही बात नहीं हुआ, ये फिनेंशियल प्रोप्राइटी नहीं हुआ। तो बोला जा रहा है सेम प्रूडेंस, सेम बुद्धि जो मैं मेरे लिए खर्चा करता हूँ, एक साधारण बुद्धि वाला आदमी मेरे अपने लिए जब खर्चा करता है तो जो सोच के करता है, सेम विजिलेंस उनको दिखाना चाहिए जब ये पब्लिक मनी को एक्सपेंड कर रहा है। हमको सब्जी खरीदना होता है तो हम तोल मोल करते हैं कि आपका कौन सा सामान कितना कम दाम में ले सकते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पे आपका बताया गया, एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। एक साधारण बुद्धि वाला आदमी जो खर्चा अपने पैसे के लिए करता है, जितना आपका मैंने बुद्धि का खर्चा करता है, विजिलेंस लगाता है, सेम यहाँ पे भी लगाना है। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेशन डिमांड। एक केस देखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई XYZ डिवीजन था जहां का केस है ना। मान लीजिए वहां पे ये डिवीजन ऑफिस से जो RMS था ना, रेलवे स्टेशन, उसका डिस्टेंस था 3 किलोमीटर, और जो पोस्टमास्टर साहब था उनको मेल लाने के लिए, डाक लाने के लिए एक गाड़ी हायर करना होता था, 4 व्हीलर। वो क्या करते थे, इस 3 किलोमीटर के लिए रोज 1700 से लेके 2500 तक का अमाउंट पे करते थे। 3 किलोमीटर डिस्टेंस डाक लाने के लिए 1700 से लेके 2500 तक स्पेंड करते थे। आप बताइए आप में से कितना लोग हैं जो इसको करिएगा। मान लीजिए एक 4 व्हीलर से डाक लाना है, कोई है? नहीं करिएगा तो नो लिख दीजिए कि नहीं हम नहीं करेंगे। अभी तक देखिए हमको एक भी जवाब नहीं मिला जो हाँ बोला है, बट चार पांच लोगों ने ही जवाब दिया। बाकी लोग कहाँ गया? शत्रुघ्न, झिंटू, मयांक, शिवानी, बंटी, बिल्कुल कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यू हैव द विजिलेंस जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी आपका करता है अपना पैसा खर्चा करने के लिए, है ना। बट इसने नहीं किया, तो इसके अंदर, उस बंदे के अंदर फिनेंशियल प्रोप्राइटी नहीं था, है ना। तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखना रहेगा। हमारे कैश कन्वेंस 15 किलोमीटर का 250 रुपये होता है, और बताइए वो 3 किलोमीटर का आपका 1700 से लेके 2000 रुपये के आसपास चार्ज करता था। बाद में उस बंदे को चार्जशीट भी हुआ है, ये सब लेके उनको चार्जशीट भी हुआ है, रूल 14 का चार्जशीट हुआ है। केस का फाइनल डिस्पोजल हमको नहीं मालूम है, बट इसको हमको याद रखना रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया और इसके भीतर? तो बोला कि नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग द एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हिज ओन एडवांटेज। कोई भी अथॉरिटी ऐसा नहीं रहेगा जो ऐसा कोई ऑर्डर पास करेगा जो उनके अपने बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। फिर तो यहां तक हमने देख लिया। अब इसके बाद आपको अगर सवाल पूछेगा ना, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी से 2 सवाल हो सकता है, खास करके 2 प्रकार का। पहला क्या? रूल नंबर जो है 21। फिर फिर आपसे सवाल ये पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट और इनकरेक्ट इन कनेक्शन विथ स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, है ना। तो आपसे करेक्ट और इनकरेक्ट वाला सवाल पूछने का सबसे ज्यादा चांसेस यहां से है। जहां पे बोला गया, जैसे आपका सवाल मान लीजिए इस तरीके से हम दे सकते हैं, एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथोराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बताइए। ये आपका करेक्ट है। इस तरीके से आपको दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, है ना, विच ही वुड हैव एक्सरसाइज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हिज ओन मनी। अपने पैसे से खर्चा करता तो जो प्रूडेंस दिखा था यहाँ पे भी दिखा था। तो भाई ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है ना।
इस प्रकार से आपको 3-4 स्टेटमेंट दे देगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसके बाद बोलेगा इसके भीतर कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के तहत आपका नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर समराइज करें तो हम लोग इसको याद रखेंगे। पहला बताया गया था हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। फिर क्या बोला गया, फिर बोला गया विजिलेंस लाइक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, है ना। जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पर्सन है उसके जैसा सेम विजिलेंस एटलीस्ट उनका होना चाहिए। फिर देखिए ये एक्सपेंडिचर क्या बोला गया, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन ओकेशन डिमांड। जो ओकेशन का डिमांड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्राइमा फेसी का मतलब क्या है, देखने से ही जो लगता है। जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल दिया, इतना अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा तो मान लीजिए हमने वहाँ पे 500 रुपये देता कि मान लो कि 3 किलोमीटर का था, 200, 250, 500 रुपये खर्चा किया, चलो मान लिए, बट 5000 दे ही दिया, मतलब इट इज़ द प्राइमा फेसी कि इतना हो नहीं सकता है ना। फिर हमने क्या देखा, फिर याद रखिएगा ओन एडवांटेज, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसको, हाँ याद रहेगा। विजिलेंस लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, मैंने पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, HSPFP हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी। फिर विजिलेंस लाइक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। फिर प्राइमा फेसी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जितना होना चाहिए इस प्रकार से ही होगा। फिर अपने एडवांटेज के लिए कोई आपका बंदा जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सैंक्शन नहीं करेगा, कोई ऑथोराइजेशन नहीं करेगा। तो ये 4 स्टेटमेंट आपका सही है, आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या बोला गया, बोला कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन। ये भी पूछ सकता है, उस 4 के साथ ये भी ऐड कर देगा, है ना। या फिर इसको थोड़ा सा घुमा देगा, कैसे बोलेगा कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी इनकर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपल, है ना। तो बताइए ये हम सही बोले कि गलत बोले, ये हमने सही बोले कि गलत बोले कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और ए सेक्शन ऑफ पीपल। अब यहाँ पे ना सवाल आपको थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकता है। कैसे सवाल करेगा, सवाल आपका बोल सकता है कि मान लीजिए ए और बी वाला यहाँ से भी कर सकता है, अदरवाइज ये आपका नीचे वाला ऑप्शन भी ले सकता है कि नॉर्मली किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा या फिर किसी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए नहीं होगा। देखिए पर्टिकुलर पर्सन भी बोला और साथ में सेक्शन ऑफ पीपल भी बोला, दोनों याद रखिए, दोनों को यहाँ पे कवर किया गया, किसी एक व्यक्ति या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर, दोनों को यहाँ पे कवर किया गया। अब बोला जा रहा है किया जा सकता है, बट कब किया जाएगा, तो बोला जा रहा है ए क्लेम फॉर दैट अमाउंट कुड बी, कब होगा, बोला जा रहा है कि अगर इट इज एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ना इस बंदे को सारा चीज दे दो, तो भैया कोर्ट है, महामहिम है ना, तो आपको क्या करना रहेगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर सेक्शन ऑफ पर पीपल को आपको देना पड़ेगा। या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे ये जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ये किसी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी के कारण है या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का कस्टम रिचुअल जो है उसके कारण से है, तो वहाँ पर ये खर्चा किया जा सकता है पब्लिक मनी का। ठीक है, तो आपको ये सवाल याद रखना रहेगा कि वो कौन सा केसेस है जहाँ पे पब्लिक मनी को स्पेंड किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपल। सवाल आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी इनकर्ड या फिर मे बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपल व्हेन ऑप्शन ए द क्लेम ऑफ द अमाउंट इज एनफोर्स्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, फिर बी द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम, फिर सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर बताइए फटाफट से, बोथ ए एंड बी जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर आते हैं हम लोग रूल 22। क्या बताया गया? एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड। 21 में हमको बोला स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, जहाँ पे बोला गया पब्लिक फंड से अगर खर्चा करोगे ना, संभाल के खर्चा करना। अब यहाँ पे पब्लिक फंड से कैसे खर्चा वर्चा किया जाएगा उसके बारे में देखिए बताया गया कि कैसे यहाँ से खर्चा होगा। तो बोला कि नो अथॉरिटी में इनकर एनी एक्सपेंडिचर और एंटर इनटू एनी लायबिलिटी इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर ऑफ मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट or deposit from public fund unless the same has been sanctioned by competent authority। जब तक competent authority के द्वारा सैंक्शन नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर अमाउंट को पब्लिक अमाउंट से लेके एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, या फिर किसी लायबिलिटी के भीतर वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उस अमाउंट को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कब तक नहीं? तो जब तक सैंक्शन नहीं होगा कंपिटेंट अथॉरिटी का। आप किसी सब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं एज एसपीएम, है ना, बहुत गर्मी है, आपको एक कूलर खरीदना है, आपको एक कूलर खरीदना है, या फिर मान लीजिए आपके ऑफिस में एक फैन भी नहीं है, सारा फैन जो है खराब है, आपको गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है, बट आपके पास पावर नहीं है कि आप एक फैन खरीद के अपने ऑफिस पे लगा ले उस पब्लिक मनी से, है ना। उस पब्लिक मनी से आप एक फैन भी नहीं लगा सकते हैं। कब तक नहीं? जब तक सुपरिटेंडेंट के द्वारा सैंक्शन नहीं किया जाएगा कि मान लीजिए शत्रुघ्न जी, मयंक जी, शिवानी जी, गणेंद्र जी, आप अपने ऑफिस में एक फैन लगा लीजिए। क्लियर है? तो जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी का सैंक्शन नहीं रहेगा तब तक हम ये काम नहीं कर पाएंगे। याद रहेगा? तो इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? रूल 22 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, सीसीएस कंडक्ट रूल का रूल 22 क्या बताता है? कोई बताइए तो फटाफट से। सीसीएस कंडक्ट रूल का रूल 22 क्या बताता है? याद है किसी को या याद नहीं है? ड्रिंक था, इंटॉक्सिकेशन था। चलिए, चलिए, मतलब आप ये भी याद रख लीजिए इस तरीके से कि पब्लिक फंड से पैसा लेके दारू नहीं पीना है। याद रहेगा? पब्लिक फंड से पैसा उठा के दारू नहीं पीना है। याद रहेगा आपको? पब्लिक फंड से पैसा उठा के ड्रिंक नहीं करना है। तो एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी और उधर क्या हो गया आपका इंटॉक्सिकेशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो दोनों आपका एक साथ में कवर हो जाएगा। याद रहेगा? आगे बढ़े हम लोग। आगे बताया गया डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर्स। क्या बोला गया? बोला कि द फिनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट have been delegated to various subordinate authorities via the delegation of financial power rules as amended from time to time, है ना। तो डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर आपके एग्जाम के सिलेबस में भी है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा काम करना होता है। मोदी जी के अंडर में इतना सारा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, एमडीओज है कि अकेला उनके द्वारा संभाला नहीं जाएगा, अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संभाला नहीं जाएगा। तो उनके द्वारा क्या किया गया? फिनेंशियल पावर को, मतलब जो भी गवर्नमेंट रहेगा उनके द्वारा फिनेंशियल पावर को जो डिफरेंट सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ है उनको डेलीगेट किया गया कि मेरे बिहाफ से ये खर्चा तुम कर देना, हमसे पूछने का जरूरत नहीं है ना। फिर क्या बोला गया? फिनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट which have not been delegated to subordinate authority shall vest to the finance ministry। तो बोला गया फिनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वो फिनेंशियल पावर जिसको किसी को भी वेस्ट नहीं किया गया वो किसके पास रहेगा? तो वो फिनेंस मिनिस्ट्री के पास रहेगा। हम लोग यहाँ पे याद कर लेते हैं कि जो हमारा घर पे पापा होते हैं, नॉर्मली देखिए ये मैंने कोई जेंडर बायसनेस वगैरह का कंडीशन नहीं है,
बट हम ऐसे ही याद करने के लिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए घर पे आपका पापा है, मेरा पापा है, उन्होंने क्या किया, हमको बोला मिठाई के दुकान पे जो भी खर्चा है तुम कर लेना, भाई को बोला चिकन मटन जो लगेगा तुम कर लेना, खर्चा सारा जो है तुम लोग कर लेना। इस तरीके से हमारे किसी और को काम दिया। अब जो काम किसी को नहीं दिया गया, मान लीजिए वो सारा काम मेरे माँ के ऊपर आ गया कि जो काम किसी को नहीं दिया गया, ये जो हमारा माँ है ये सारा काम संभाल लेगी। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर को डेलीगेट किया, डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट को, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को बहुत सारा पावर दिया, और यहाँ पे बोला जो पावर किसी को नहीं है वो पावर किसको है, वो पावर फिनेंस मिनिस्ट्री को है ना। तो याद रखना है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम पे, डेलीगेशन ऑफ फिनेंशियल पावर, है ना, कि किसको दिया गया, तो बोला गया फिनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया। जो पावर किसी को नहीं दिया गया वो सारा पावर फिनेंस मिनिस्ट्री के पास है। याद रहेगा, याद रहेगा। और जो हमारा कंडक्ट रूल में फिनेंस आपका डेलीगेशन ऑफ पावर था, उससे बस एक रूल पहले ही ये वाला डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर खत्म होता है। कंडक्ट रूल में हम लोग कौन सा रूल में, रूल 24 में देखे थे डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, और जीएफआर में थोड़ा सा पहले हम लोग पावर को आपका डेलीगेट कर दिए हैं, है ना, पावर को हमने डेलीगेट कर दिए हैं। अब जैसे हम मान लीजिए गवर्नमेंट, हम अगर किसी बंदे के ऊपर चार्जशीट लगाएंगे तो हम दिखाएंगे कि कंडक्ट रूल का वायोलेशन, बट मान लीजिए कंडक्ट रूल के वायोलेशन दिखाने से पहले हम दिखाते हैं कि दूसरे कौन सा जगह पे वो बंदा ने रूल का वायोलेशन किया था। तो जीएफआर जो है पहले आएगा, बाद में कंडक्ट रूल आएगा। तो जीएफआर में डेलीगेशन पावर के बारे में बताया गया रूल 23 में, और कंडक्ट रूल में डेलीगेशन पावर के बारे में बताया गया रूल 24 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 24, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बताया गया, बोला गया कंसल्टेशन विथ फिनेंस मिनिस्ट्री, हम लोग 23 में देखे थे, जो पावर किसी को नहीं दिया गया वो फिनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया था। और यहाँ पे फिनेंस मिनिस्ट्री ने बेसिकली बोल रहा है कि कंसल्टेशन विथ फिनेंशियल एडवाइजर, कंसल्टेशन विथ फिनेंशियल एडवाइजर। क्या बोला गया, बोला कि ऑल ड्राफ्ट मेमोरेंडा फॉर एक्सपेंडिचर shall be circulated by the ministry or department concerned after the consultation with concerned financial advisor of the ministry or department। तो डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर है, डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर वगैरह है, उसका जो ड्राफ्ट मेमोरेंडा रहेगा, है ना, उसको सर्कुलेट किया जाएगा किसके साथ, all the draft memoranda for expenditure shall be circulated by ministry और department। तो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा अगर कोई खर्चा किया जा रहा है, उसका जो ड्राफ्ट मेमोरेंडा होगा वो उस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जब सर्कुलेट करेगा, करने से पहले किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में नॉर्मली जो सबसे बड़ा फिनेंशियल मतलब रिलेटेड मैटर में एडवाइज़र होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल एडवाइज़र। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर फिनेंशियल मैटर लेके पूरा देश भर में, पूरा डिपार्टमेंट में कोई मेमोरेंडा आपको देना है, तो कंसल्ट आप किसके साथ करिएगा, सबसे ज़्यादा ज्ञान फिनेंशियल मैटर में जिनका है उनके साथ। अब उन वो किसके पास है, तो वो फिनेंशियल एडवाइज़र के पास है। और हमारे डिपार्टमेंट के केस में हम लोग उनको किस नाम से जानते हैं, बताइए उस पद का नाम, जिनको सबसे ज़्यादा जानकारी है। डीजी नहीं है मंदाकिनी जी, सीफा तो सर्किल में होता है, वो बच्चा है, जीएम फिनांस। और बताइए, हमारे डिपार्टमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जहाँ पे एक ऐसा अथॉरिटी होता है जो सीधा सेक्रेटरी पोस्ट को सजेशन देता है कि डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। उस पोस्ट का क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी आप लोग भूल गए हैं, मेंबर भी नहीं, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिनेंशियल एडवाइजर। वेरी गुड सची, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिनेंशियल एडवाइज़र। आप पढ़िए हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हम लोग जब डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा सेक्रेटरी आता है,
जो आपका पॉलिसी रिलेटेड मैटर को देखते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को हमारा डीजी पोस्ट देखते हैं। फिर उसके नीचे हम लोग आते हैं, बहुत सारा मेंबर है ना। फिर सर्कल रीजन वगैरह बहुत सारा है। अब फिनेंशियल मैटर में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को डीजी पोस्ट डील करते हैं, फिनेंशियल मैटर में हमारा बॉस तो एकदम सुप्रीम बॉस जो है सेक्रेटरी पोस्ट है। फिनेंशियल मैटर में हमारा जो सेक्रेटरी पोस्ट रहते हैं उनको सजेशन देने के लिए एक पद रखा गया, जो क्या है, जो है आपका एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिनेंशियल एडवाइजर। तो हमारे डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट बंदा जो फिनेंशियल एडवाइस देने के लिए क्या है, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिनेंशियल एडवाइजर। नाम भी याद कर लीजिएगा, अभी नहीं, एनुअल रिपोर्ट आने दीजिए, मतलब फाइनली एग्जाम से पहले जो भी रहेगा हम लोग नाम याद कर लेंगे। तो एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिनेंशियल एडवाइजर जो है वो फिनेंशियल मैटर में हमको सारा सजेशन देता है। अब जो बंदा फिनेंशियल मैटर में सेक्रेटरी पोस्ट को सजेशन देता है, आपके डिपार्टमेंट में कोई ड्राफ्ट मेमोरेंडा बन रहा है एक्सपेंडिचर का, उनको बताइएगा कि नहीं बताइए, उनके साथ कंसल्ट करिएगा कि नहीं, उनके साथ तो कंसल्ट आपको करना है ही। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, ऑल द ड्राफ्ट मेमोरेंडा फॉर एक्सपेंडिचर शैल बी सर्कुलेटेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न आफ्टर कंसल्टेशन विथ फिनेंशियल एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो सेक्रेटरी पोस्ट सीधा इस बंदे के साथ संपर्क करेगा, बोलेगा देखो बाबू हमको ये काम करना है, करे कि नहीं करे, बोले हाँ सर कर दीजिए, तो चलो कर देते हैं। तो ड्राफ्ट मेमोरेंडा फॉर एक्सपेंडिचर जो होगा उसको सर्कुलेट किया जाएगा, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विथ एडिशनल सेक्रेटरी एंड फिनेंशियल एडवाइजर। अब मान लीजिए सारा डिपार्टमेंट में तो वो पोस्ट होगा नहीं, तो फिनेंशियल एडवाइजर के नाम से हम उनको जानते हैं। तो आज हम लोग यहाँ तक रुके क्या, 24 तक? बताइए एक बार फटाफट से। चलिए, तो आज हम लोग 24 तक रुकते हैं। कल का आपका सुबह का होम टास्क, सुबह 10:30 बजे क्लास रहेगा। रूल नंबर हम लोग 7 से लेके 24 तक देखे हैं। हमको पूरा मेमोराइज्ड चाहिए, आपको पूरा याद कर लेना है। हम रूल बाय रूल पूछेंगे कि रूल 12 में किसके बारे में बताया गया, रूल 13 में किसके बारे में बताया गया, 15 में किसके बारे में बताया गया, पूरा याद करना है। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताइए? ये खाली स्लो स्लो बोलने से नहीं चलेगा, एकदम बोलना पड़ेगा यस सर, होगा, बिल्कुल होगा, एकदम होगा, 100% होगा, है ना। एकदम रटना आपको है ही, चैन से चांस पाना है तो रट जा, रटना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। कंसेप्ट समझ लीजिए, साथ में रट लीजिए। ब्यूटी एंड ब्रेन अगर एक साथ में है तो डेडली कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये याद रखना है, रटना और समझना, इसका कॉम्बिनेशन जो है डेडली कॉम्बिनेशन है, आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे, सुबह 10:30 बजे का टाइम रहा, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। होम टास्क किया ग्रुप में, होम टास्क किया ग्रुप में सेंड, होम टास्क किया ग्रुप में सेंड, कौन सा वाला हम समझ नहीं पाए। चलिए, अगर किए हैं तो भेज दीजिए फटाफट से।